नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। कैसा रहेगा ये चरण? किसकी नैया डूबेगी और किसकी पार लगेगी? जो समीकरण है वो क्या कहते हैं? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को दूसरे चरण का जो डाटा है, जो वेयर अबाउट है, एक बार बताइए, तो फिर चर्चा आगे हम लोग जारी रखते हैं। देखिए, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और उत्साह तो पहले चरण से ज्यादा मुझे दिख रहा है। जो सूचनाएं मिल रही हैं, ज्यादा उत्साह है। तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर जाहिर तौर पे जो सुबह सुबह कतारें लग जाती हैं, उसको देखकर जो है वोटिंग परसेंटेज का अंदाजा हो जाता है। तो सीमांचल का क्षेत्र जहाँ पे आज मतदान हो रहा है, मगध का क्षेत्र, शाहाबाद का कुछ इलाका, इसके अलावा जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो इलाका सीमाई क्षेत्र है, वहाँ है मतदान। और झारखंड से, यूपी से जो सटा हुआ जो इलाका है, वहां मतदान हो रहा है। तो इस पे नजर सभी की है। अब अगर आप सीटों की संख्या देखें तो हमें जो स्टेक की बात अगर करें तो थोड़ा सा सहायता लेना पड़ेगा मुझे, आंकड़े चूंकि बताने हैं आपको। तो सेकेंड फेज में बीजेपी के 53 कैंडिडेट हैं। 122 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, 122 विधानसभा क्षेत्रों में, और 20 जिले, 122 सीटें, 8 प्रमंडल में ये बटी हुई हैं। 8 प्रमंडल में ये सीटें बटी हुई हैं जहां पे मतदान आज हो रहा है। और इनमें बीजेपी की उम्मीदवार 53 सीटों पे लड़ रहे हैं, जेडीयू के 44 सीटों पर, और एलजेपी आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 15 सीटों पर उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो ये मोटा मोटी ये इलाका है। इसके अलावा कुछ जगहों पे आरएलएम के यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो एनडीए गठबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम के भी उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर ये एनडीए का कुंभा है। और अगर हम दूसरी तरफ महागठबंधन को देखें तो आरजेडी के 70 उम्मीदवार इस चरण में हैं, कांग्रेस के 37, सीपीआई एमएल के 6, सीपीआई के 4, सीपीएम के 1 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में 122 सीटों में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा बीएसपी जो है एक बड़ा फैक्टर इस इलाके में बन जाता है, खास के यूपी से सटे हुए इलाके में। तो बीएसपी के 91 उम्मीदवार, 91, और जन स्वराज के 117 सीटों पर उम्मीदवार हैं। तो ये इतने उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा, कुल मिलाकर 1302 उम्मीदवार की प्रतिष्ठा जो है इस दूसरे चरण में दांव पर है। और इसमें मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो 136 हैं, महिला उम्मीदवार 136 हैं। तो महिलाओं की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। महिलाओं की मतदाता प्रतिशत में बढ़ोतरी जो हुई है, उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है। ये खास देखने वाली बात है कि मतदाताओं कतार में बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है खालिद जी, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले जो संस्करण है हमने महिलाओं पर बात की थी, लेकिन ये इस पे चूक गए थे कि वोट तो महिलाओं का सब चाहते हैं, और नीतीश जी भी नो डाउट उन्होंने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, लेकिन अभी भी चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, आधी आबादी परसेंटेज के हिसाब से एकदम ही पिछड़ी हुई है। और टिकट देने के मामले में सभी दल पीछे हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल बहुत पीछे हैं, देश और राज्य स्तर पर। ठीक है, पंचायतों में आरक्षण मिला है, सब कुछ है, लेकिन देश और राज्य स्तर पर अभी भी महिलाओं की भागीदारी उतनी अच्छे से सुनिश्चित नहीं होती है। तो वोट ही न ले दल महिलाओं को भागीदारी भी उनकी सुनिश्चित करें और उनको आगे आने में सहयोग करें, तभी वास्तव में माना जाएगा कि वो महिला के सशक्तिकरण के वास्तविक पैरोकार हैं। वास्तविकता ये है कि आप सिर्फ उनका मत लेने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि उनको हिस्सेदारी दीजिए। विधानसभा और लोकसभा में उनका चेहरा दिखना चाहिए प्रमुखता से, तभी तो लगेगा ना कि यहाँ सशक्तिकरण हो रहा है। केवल हम ये दिखाने की कोशिश करें कि हाँ उनको हम सशक्त बना रहे हैं, 10,000 योजना और इसके अलावा जो है दूसरी प्रोत्साहन योजना महिलाओं के लिए चलाकर, एक तरह से
रोजगार में, नौकरियों में उनको व्यवस्था देके आगे लाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन प्रतिनिधित्व का जहां तक सवाल है, जब चुनाव के मैदान में हम आते हैं तो वहां पे जो उम्मीदवारी है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। पहले चरण में 122 कैंडिडेट्स थे, है ना? तो वो जो टोटल कैंडिडेट्स का वो 10% के आसपास भी नहीं आता है ना? 121 सीटों पे 122 कैंडिडेट थे। कई सीटें तो ऐसी है जहां महिला कैंडिडेट हैं भी नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि महिलाओं को आपको भागीदारी देनी चाहिए, प्रमुखता से भागीदारी देनी चाहिए। 136 दूसरे चरण में 136 महिला उम्मीदवार है। कुल उम्मीदवार जो है 1302 हैं, तो उनका आप गुना भाग कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज आया, है ना? तो आप एक तरफ कहते हैं कि भाई हम उनको 33% सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस पर यकीन कैसे करेंगी महिलाएं? तो बहरहाल ये 2029 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये प्रश्न तो हमने उठा दिया, लेकिन हम कुछ स्टैट्स जरूर देना चाहेंगे कि इंटरेस्टिंग चुनाव है। सीमांचल के क्षेत्र में ये चुनाव हो रहा है। सीमांचल की जो जिले हैं वहां पे अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। और एसआईआर का जो इफेक्ट है, देखिए एसआईआर जब हुआ तो कहा यह गया कि घुसपैठिए आ गया। घुसपैठिए कहाँ है, किस क्षेत्र में आते हैं? आपको भी पता है भाई कि घुसपैठिया किसकी तरफ होती है, तो अवैध ढंग से जो बांग्लादेशी आकर यहाँ पे बस गए हैं। तो खास इशारा होता है वही सीमाई इलाकों का। तो वहां पे क्या रिजल्ट निकल कर आता है, इस पे सबकी नजर होगी। और उस इलाके में अगर हम लोग देखें तो जो भागलपुर का जो कमिश्नरी है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसमें एनडीए 10 सीटों पर, पिछले 2020 का जो हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो 10 सीटों पर विजय मिली थी एनडीए को। और इंडी गठबंधन, हम इंडी गठबंधन ही कहते हैं इनको, हालांकि ये नाम पहले का दिया हुआ है, तो महागठबंधन कहिए, लेकिन इंडी गठबंधन डिफरेंस करने के लिए हम कह रहे हैं। 2 सीटें जो है भागलपुर के इलाके में, जो जिन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 12 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्णिया प्रमंडल जो है, जिसकी तरफ हमने इशारा किया, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट और 24 सीट है। 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें एनडीए ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इंडी गठबंधन ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अदर्स में 4 थे, और ये अदर्स 4 वाले जो हैं वो कौन थे? एमआईएम के भी इसमें शामिल थे, जो 5 सीटें जीती थी। कोसी भी उसी आप इलाके में शामिल कीजिए। कोसी का जो सुपौल जो रीजन है वहां मतदान हो रहा है, और विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री जो हैं वो सुपौल से उम्मीदवार हैं। लगातार कई चुनाव जीत चुके हैं और इस चुनाव में भी उनकी स्थिति बहुत कमजोर नहीं कही जा सकती है। हालांकि फाइट वहां पे है, क्योंकि जन स्वराज के भी कैंडिडेट हो गए, तो ट्रायंगुलर फाइट की वहां पे स्थिति दिख रही है। लेकिन इस रीजन में कोसी का जो क्षेत्र है उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट और सीटें हैं 5। एनडीए ने पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी। इंडी गठबंधन को कोई सीट यहाँ पे हासिल नहीं हुई थी। ट्रायंगुलर फाइट एक जगह पर है जिसका जिक्र हमने आपको किया इस समय। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस रीजन में एनडीए और महागठबंधन के बीच बहुत कांटे का मुकाबला रहा था। हम लोग एक मेरे ख्याल से खालिद जी एक बांट के कर डिस्कशन करें तो थोड़ा सा ज्यादा मेरे ख्याल से और अच्छा बेहतर हो सकेगा। जैसे यदि हम सीमांचल में आते हैं तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो आपके सूत्र, डिटेल्स हमने आपको दिया, हाँ नहीं, आपके जो सूत्र हैं वो क्या बताते हैं कि ओवैसी फैक्टर इस बार भी काम करेगा? क्योंकि यदि ओवैसी फैक्टर काम करता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को डेंट लग सकती है। लेकिन यदि ओवैसी फैक्टर काम नहीं किया तो वहां महागठबंधन की स्थिति वहां मजबूत हो सकती है। तो आपने जो अभी तक रिपोर्ट्स देखी हैं, जानी है, क्या लगता है कि ओवैसी फैक्टर इस बार भी सीमांचल में उतनी ही मजबूती से काम करेगा जितना पिछले चुनाव में किया था? देखिए, ओवैसी ने पूरी ताकत लगाई है इस बार भी। हालांकि पहले चुनाव से पहले उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश की। लेटर भी लिखा गया उनके प्रदेश अध्यक्ष के जरिए। अख्तर अली मान ने लेटर भी लिखा था, आपको याद होगा, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन महागठबंधन में उनको जगह नहीं मिली, उसके अपने कारण हैं जिसको हम लोग अलग अलग चर्चा में शामिल करते रहे हैं। लेकिन वो फैक्टर तो है,
वो फैक्टर कहाँ पे प्रभावित करा, जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है जहां पे जीत हुई थी पिछली बार, वो कैंडिडेट्स जो हैं, एक खास बात यह है कि वो 4 कैंडिडेट जो जीते थे, 5 जीते थे, 4 जो हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए थे, उसमें से 4 में से 3 को टिकट नहीं मिला है, ये खास बात है। तो वहां रिसेंटमेंट तो जरूर होगा, और जो ओवैसी ने वहां पे कैंडिडेट दिए हैं, उन कैंडिडेट्स की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये उन्हीं सीटों पर प्रभाव उनका दिखेगा। और प्रशांत किशोर का क्या उसमें कुछ दिखता है देखिए, क्या? प्रशांत किशोर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर वहां पे बन गए हैं, और खासकर मेरी नजर जो है जोकीहाट पे है। जोकीहाट, जहां पे अररिया का जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र, जहां पे तस्लीमुद्दीन के जो बड़े बेटे हैं, यानी सरफराज, जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, वो जनसुराज के टिकट पर वहां पे चुनाव मैदान में है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वहां पे फैक्टर बन गए हैं जनसुराज, है ना। उनके साथ जनसुराज का वोट और तस्लीमुद्दीन फैक्टर, प्लस वो अपना जो उनका जो भी उन्होंने यश कमाया हो वहां पे, हाँ, अपयश की बात तो हम लोग नहीं करेंगे, यश जो भी कमाया हो, तो वो एक फैक्टर उनके साथ जुड़ रहा है। और उनके खिलाफ में कौन है? शाहनवाज, जो उनके छोटे भाई हैं। पिछली बार वो ओवैसी के AIMIM के टिकट पे चुनाव लड़े थे, जीते थे, और बाद में आरजेडी में चले गए थे। तो इस बार आरजेडी से वो लड़ रहे हैं, लेकिन जनसुराज से उनके बड़े भाई लड़ रहे हैं, है ना, जो पिछली बार आरजेडी के कैंडिडेट थे। तो ये फैक्टर वहां पे काम कर रहा है, जनसुराज का फैक्टर। तो एक सीट जिसको मुझे लगता है कि ज्यादा संभावना है जनसुराज के पास जाने की, वो सीट यही है, जोकीहाट। क्योंकि वहां पे जो बाकी वोट्स हैं, जो वो बट रहे हैं, कई खेमों में बट रहे हैं। जेडीयू से वहां पे जो है सबा जफर हैं, वो अच्छा खासा वोट ले सकते हैं, है ना। तो वहां पे जो संघर्ष के MIM के भी कैंडिडेट वहां पे हैं। तो ये जो बंटवारा होगा वोट का, उसमें जनसुराज एक फैक्टर बन सकता है। अगर जनसुराज के नाम पे सरफराज आलम को अच्छे खासे वोट मिल जाते हैं, तो उनकी राह आसान भी हो सकती है वहां पे। अच्छा, ये जो है, जो यूपी के बॉर्डर वाले एरिया हैं, तो बसपा कितना बड़ा फैक्टर बनेगी? क्योंकि देखिए, जो दलित वोट हैं वो दोनों तरफ थोड़े थोड़े बंटेंगे जरूर। जैसे इधर है तो मांझी है, पासवान है जो वोट हैं। इसके अलावा दलितों में और भी जो जातियां हैं, कुछ इधर भी जा रही हैं आरजेडी की तरफ। तो इन दोनों को कितना डेंट लगेगा? यदि कुछ वोट शिफ्ट होता है मायावती की पार्टी के तरफ, बसपा की तरफ, तो इसका जो कुप्रभाव है वो ज्यादा किस पर पड़ेगा? आपका क्या आकलन है? देखिए, रविदास वोट जो है वो बीएसपी का वोट माना जाता है इस इलाके में। रविदास की संख्या अच्छी खासी है ना। तो कई जगहों पे आप देखेंगे कि रविदास कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। वो एनडीए की तरफ से भी खड़े किए गए हैं, और महागठबंधन की तरफ से भी खड़े किए गए हैं। लेकिन हमने जैसे पहले कहा कि बीएसपी का वोट है वो, रविदास बहन जी के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि उनको तो तोड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि रविदास समाज से ही कई सारे कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं। आप देखेंगे बीएसपी एक फैक्टर तो है वहां पे, लेकिन बीएसपी कैंडिडेट्स वहां पे चुनाव जीतते हैं। आपने देखा कि चैनपुर से पिछली बार जमा खान चुनाव जीते, और उसके बाद वो जेडीयू में शामिल हो गए। वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बन गए। फिर एक बार वहां से चुनाव मैदान में, तो उनका क्या होता है? उनके खिलाफ बीएसपी बड़ी मजबूती से वहां पे लड़ रही है, अपना कैंडिडेट दिया है वहां पे। तो बीएसपी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस इलाके में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और कितनी सीटों पे बीएसपी लड़ रही है? 91 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो भभुआ, कैमूर, है ना, ये जो इलाका है, भभुआ, कैमूर, औरंगाबाद, ये जो इलाका है, इस इलाके में अच्छी खासी उनकी मौजूदगी है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बीएसपी को कुछ सीटें आ सकती हैं, तो इसी इलाके में आ सकती हैं। और जैसे चूंकि मेन पार्टियों की जो बातें हैं हम लोग थोड़ा लास्ट में करते हैं, प्रशांत किशोर इस चरण में कुछ सीटें ला सकते हैं। जैसे एक तो बताया आपने जोकीहाट का, जोकीहाट के अलावा भी कुछ है जहां वो प्रभाव डाल सकते हैं। करगहर, जो उनका अपना गृह इलाका है, प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र है करगहर, वहां पे उनकी संभावना बहुत तगड़ी बन रही है। उनके कैंडिडेट की संभावना बहुत तगड़ी बन रही है। हालांकि अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ते,
तो उन्होंने पहले ही घोषणा ज्यादा कर दी कि संभावना, वो हाँ, नहीं चुनाव लड़ेंगे, उसका ज्यादा असर होता और वो सीट जो है वो करीब करीब जन स्वराज के लिए कंफर्म हो सकती थी। लेकिन कहीं ये लगा होगा कि भाई हम अगर 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 चुनाव हार गए तो हमारी जो आगे की जो रणनीति है वो सब समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी कारण से उन्होंने अपने को चुनाव से अलग कर लिया है। तो करगहर की सीट भी जो है एक जन स्वराज के लिए खाते में जा सकती है। वहां पे फैसला क्या होगा, मतदाता जो है अपना फैसला सुना रहे हैं। और इसमें लेकिन चर्चा आप ये जरूर कीजिए कि ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रही हैं इस दूसरे चरण में भी, तो ये चुनाव को अंतिम रूप से चुनाव के नतीजों को कितना प्रभावित करेगी? हाँ, बस यही लास्ट क्वेश्चन हम आपसे यही पूछने वाले थे कि अब मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी जो जेडीयू, एनडीए और आरजेडी प्लस यानी इंडिया अलायंस जो आप कहते हैं, तो दोनों में तगड़ी फाइट होगी, नो डाउट। लेकिन जो पिछला प्रदर्शन था उससे इस बार प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है, या वैसा ही दोहराया जाएगा, या किसी का डाउन भी हो सकता है। इस पर एक चर्चा हम लोग कर सकते हैं। पिछले चुनाव में देखिए रामविलास पासवान की जो पार्टी है, यानी चिराग जिसको लीड कर रहे हैं, एलजेपी-आर, उसने इस इलाके में नीतीश कुमार को बहुत डैमेज किया था, है ना? उनके कई ऐसे कैंडिडेट्स हार गए थे जिनकी जीत पूरी तरह से पक्की मानी जा रही थी। और इसी कारण से इस इलाके में 2020 का जो नतीजा आया था वो एनडीए के 67 सीटें जीती थी एनडीए ने, और वहां पे नुकसान हुआ था एनडीए को। इंडी गठबंधन ने 50 सीटें जीती थी, बहुत फायदा हुआ था उनको। और एमआईएम, माफ कीजिएगा, सॉरी, एमआईएम नहीं है, मैं टोटल बता रहा हूँ, 122 में जो कितनी सीटें थी, 67, एनडीए की 67 सीटें थी। और इस रीजन की अगर हम लोग बात करें, जो मगध का रीजन है, पटना के कुछ है, जहानाबाद, अरवल वगैरह जो है वो पटना के रीजन हो गए। इसके अलावा तो जो पटना का जो 2 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 11 सीटें हैं, जहानाबाद और माफ कीजिएगा, जहानाबाद और अरवल अलग अलग हो गए। तो पटना में जो 2 डिस्ट्रिक्ट, पटना की 2 सीटें, यहाँ पे एनडीए को 11 सीट, पटना की 2 डिस्ट्रिक्ट, पटना प्रमंडल, माफ कीजिएगा, पटना प्रमंडल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पटना डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। पटना डिस्ट्रिक्ट का तो पहले चरण में हो गया था। तो पटना प्रमंडल की 2 सीटें हैं, है ना? दो डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 सीटें यहाँ पे हैं। तो एनडीए को इस इलाके में एक भी सीटें नहीं मिली थी। मैं इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट पे आना चाह रहा था। और इंडी गठबंधन ने 10 सीटें जीत ली थी, हाँ। और चैनपुर की जो सीट थी वो बीएसपी ने जीती थी, जो हम जिसका जिक्र कर चुके हैं, 2020 का है। और इस इलाके में 4 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट है। तो आप कह रही थी ना, चर्चा कर रहे थे कि भाई जन स्वराज का क्या है, तो ट्रायंगुलर फाइट, ये 4 जगहों पे ट्रायंगुलर फाइट में जनसुराज ही है। एक आध जगह बीएसपी को भी आप देख सकते हैं। मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 26 सीटें हैं। एनडीए ने 6 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, और इंडी गठबंधन ने 20 सीटें जीती थी। यहाँ पे कोई ट्रायंगुलर फाइट वाली स्थिति नहीं दिखती है। तो इस इलाके की जो आप बात कर रहे हैं, फाइनली हम लोग इस पे चर्चा करें कि बढ़त किसको हो सकती है। जैसे क्या चिराग पासवान के साथ आने से जेडीयू को इस बार कुछ बढ़त मिल सकती है, या एनडीए को बढ़त मिल सकती है? ऑब्वियसली जब जेडीयू को बढ़त मिलेगी तो एनडीए को बढ़त मिलेगी। देखिए, पासवान वोट जो हैं अगर साथ में जुड़ गए तो नेचुरल से फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मुकेश सहनी का फैक्टर है, आईआईपी का फैक्टर है ना, तो वो अलग हुए हैं। ईबीसी वोट जो है वो उधर भी कंसोलिडेट हुआ है। और दूसरा जो मुझे ट्रेंड दिख रहा है, जो यादव वोट्स हैं, यादव मतदाता हैं, वो पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा कंसोलिडेट हुए हैं महागठबंधन की तरफ, यानी आरजेडी की तरफ कह सकते हैं। और उसका फायदा महागठबंधन के सभी दलों को मिलेगा। सीपीआई माले इस पूरे इलाके में एक फैक्टर वो भी है, बिल्कुल। उसका जो कैडर है वो इस इलाके में मजबूत है, तो वहां पे उसका फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो हमने दिया आपको 122 सीटों का, कि कितनी सीटें एनडीए की थी, कितनी सीटें महागठबंधन की थी, वो जो लड़ाई है बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो मतदान का प्रतिशत क्या रहता है, अभी जो आकलन है वो हम लोग नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत निकलेगा उसके आधार पर ही करेंगे। लड़ाई बहुत दिलचस्प है, नजदीकी लड़ाई।
नहीं, चलिए खालिद जी, बहुत अच्छी चर्चा रही। और दूसरे चरण में कौन बाजी मारेगा, कांटे की टक्कर है और कई जगह ट्रेंगुलर फाइट भी है। तो बड़ा कह पाना मुश्किल है कि वास्तव में लीड कौन लेगा। तो अब ये है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं काउंटिंग में, तो जल्द ही जनता के सामने ये आ जाएगा कि वास्तव में बाजी किसके हाथ लगी। लेकिन ये भी बता दीजिए कि उससे पहले हम लोग भी एग्जिट अपना देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एग्जिट पोल्स पे हाँ बिल्कुल एग्जिट देंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट की मैं बात कर रही हूँ। एग्जिट बड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल शब्द हो गया है लोकसभा चुनाव में, या कुछ भी बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई है, लेकिन हाँ एग्जिट की बात भी हम लोग जरूर करेंगे। तो दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।